नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज सुबह सुबह भारत ने अमेरिका को ऐसा जोरदार तमाशा मारा कि पूरा अमेरिका हिल गया और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी हिल गए। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका हिला तो अमेरिका के राष्ट्रपति का हिलना लाजमी था। भारत का यह पलटवार, भारत का यह एक्शन, भारत का यह जवाब क्यों था, आखिरकार हुआ क्या, संक्षेप में मैं आपको बताता हूं, उसके बाद डिटेल कहानी बताएंगे। हुआ यूं कि आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप जब उठे सोकर तो उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदने की बात कही है, यानी भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा और पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गया। और दावा भारत को लेकर था, भारत के सबसे करीबी दोस्त को लेकर था, भारत और रूस की दोस्ती पर था, मोदी और पुतिन की दोस्ती पर था। तब आया भारत का जवाब, जो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, बहुत मशहूर कहावत है। तो इधर से भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी दावा किया है वो भ्रामक है, तथ्यात्मक नहीं है और गलत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। भारत के इस जवाब से अमेरिका को सांप सूंघ गया। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी एक बार फिर से दांव पर लग गई और दुनिया के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा होने लगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ क्यों बोलते हैं। भारत के इस करारा पलटवार पर और करारे जवाब पर करेंगे आज की बड़ी इंटरनेशनल डिबेट और डिटेल से बताएंगे कि आज एमईए ने क्या कहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया था वो भी सुनवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से ही अमेरिका का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत तेल, टैरिफ और दुनिया भर में टेंशन के आसपास घूम रही है और मुख्य किरदार हैं इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है, रूस, भारत, चीन। मुद्दा है भारत और चीन का रूस से कच्चा तेल खरीदना, जो ट्रंप को रास नहीं आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत कैसे और किस पर डिपेंड रहकर पूरी करनी है, जिसके लिए भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत एक आजाद मुल्क है और अपने फैसलों के लिए भी आजाद है। आपको जो बन पड़ता है कीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने के लिए टैरिफ वाला हथियार यूज करते हैं। काम नहीं बनता है, पहले 25% लगाते हैं, कुछ नहीं होता है, फिर 50% लगाते हैं, फिर भी भारत प्रेशर में नहीं आता है। उसके बाद लेते हैं झूठ का सहारा, यानी साम दाम दंड भेद, भारत और रूस की दोस्ती टूट जाए और भारत झुक जाए। अब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, फिर भी ट्रंप की ओर से तेल का एक खेल जारी है। ट्रंप हर मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं। भारत के संदर्भ में ट्रंप के कार्यकाल में सबसे बड़ा विवाद बना है रूस से भारत और चीन का कच्चा तेल खरीदना। चीन को तो कुछ कह नहीं पा रहे कि चीन ने क्रिटिकल मिनरल पर अमेरिका की गर्दन पकड़ रखी है। तो अमेरिका बार बार भारत को चेतावनी देता है कि रूस के तेल से होने वाली आमदनी युद्ध को बढ़ावा दे रही है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत के हिसाब से बाजार से किसी भी देश से खरीदेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जिससे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने फिर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। यह दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है। सुनिए पहले ट्रंप का दावा। But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. ट्रंप का यह दावा, यह बयान ऐसे समय में आया जब रूस पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन और यूक्रेन युद्ध को लेकर
ग्लोबल लेवल पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब रूस से समुद्री कच्चे तेल का इंपोर्ट कम किया जाएगा, बंद किया जाएगा, नो ऑयल कहा उन्होंने। तो सवाल यह उठता है कि क्या एक सियासी बयानबाजी है या फिर ट्रंप कुछ अलग सोच रहे हैं या कुछ अलग करने वाले हैं। हालांकि इस दावे का उत्तर भारत की ओर से दे दिया गया। ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया। क्या कुछ कहा एमईए ने, रणधीर जायसवाल ने, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने, सुनवाते हैं आपको। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी, यह दावा करके कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। एमई ने साफ कह दिया कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के इस दावे के बाद अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन जल्द ही कोई ना कोई रिएक्शन आएगा ही। अमेरिका का बड़बोलापन यहीं पर नहीं रुका, उसने भारत के साथ साथ चीन पर भी निशाना साधा। ट्रेड टैरिफ, रूसी तेल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीनी आयात पर 500% टैरिफ लगाने का व्यापक अधिकार देने के लिए तैयार है। But 85 U.S. senators are willing to give President Trump the authority to put up to 500% tariffs on China for the purchase of Russian oil. यानी रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की छटपटाहट, बेचैनी, कुलबुलाहट, घबराहट, थरथराहट, कंपकपाहट दिनों दिन बढ़ती जा रही। हो भी क्यों ना, रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है और हमारे लिए भी सही है। हमें सस्ता तेल मिल रहा है, सस्ती एनर्जी मिल रही है, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब हम रूस से लें, इराक से लें, ईरान से लें, अमेरिका नेतागिरी करने वाला कौन होता है? सीधा सा सवाल है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। लाभ उठाने की आजादी सिर्फ अमेरिका को तो नहीं है, या दुनिया भर के तेल पर सिर्फ अमेरिका की बपौती तो नहीं है। जून 2023 तक भारत की कुल तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई। ट्रंप के दावे और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट जारी रखा है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। कमोडिटी और शिपिंग ट्रैकर केपीएलईआर के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 में भारत ने आने वाले तेल शिपमेंट का 34% हिस्सा रूस से मंगाया। अब 17.8 लाख बैरल्स पर डे रूस से लेता है भारत। पर डे के आंकड़े हैं ये, 17.8 लाख बैरल। फिर 9 लाख बैरल इराक से, फिर 7 लाख बैरल जो है वो सऊदी अरब से पर डे, फिर लगभग 2.25 लाख बैरल पर डे अमेरिका से तेल खरीदा जाता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहां जोड़ दूं कि सबसे महंगा ऑयल जो आता है, लगभग $85 पर बैरल, वो अमेरिका से आता है। और लगभग $60 पर बैरल, उसमें भी $1-2 का डिस्काउंट, वो आता है रूस से। अब सोचिए कितना बड़ा फर्क है। अमेरिका जबरदस्ती अपना ऑयल भारत को दे रहा है क्योंकि एक तो कॉस्टली है और वो अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम रूस का सस्ता तेल छोड़कर हम अमेरिका का महंगा तेल खरीदें, अपनी इकोनॉमी पर प्रेशर डालें। हम ऐसा क्यों करें? रूस भारत के ऑयल रिलेशन पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर भी साफ देखा जा रहा है। लेकिन निजी रिफाइनरियों की बढ़ती मांग यह बताती है कि भारत की ऊर्जा नीति अब ज्यादा प्रैक्टिकल और डायनामिक है और बाजार पर बेस्ड है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की शुरुआत कैसे हुई? फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया। रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा। भारत ने 2021 में, आप यकीन नहीं करेंगे, रूस का तेल सिर्फ 0.2% इंपोर्ट किया था। फिर बाइडेन की सरकार आ गई 2021 के बाद। 21 में ट्रंप साहब विदा हो गए, ट्रंप पार्ट 1। तो वहां से बाइडेन की सरकार ने कहा कि आप ईरान से तेल ना खरीदें, आपको तेल खरीदना है तो आप रूस से तेल ले सकते हैं। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। तो भारत के लिए एक नया विकल्प खुला 2022 में, रशिया, और जबरदस्त बूम आया। भारत ने सस्ते तेल को रिफाइन भी किया और बाद में यूरोप और अमेरिका को डीजल पेट्रोल के रूप में बेचा भी।
भारत ने बैकडोर ट्रेड की शुरुआत की। भारत ने इस मौके का रणनीतिक और आर्थिक फायदा भी उठाया। 2025 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रूस बन गया। औसतन 1.67 मिलियन बैरल पर डे की आपूर्ति रही है। यह भारत की कुल जरूरत का अभी भी करीब 37% है। हालांकि 40 से आप 2-3% नीचे जरूर आए, तो ये 2-3% प्लस माइनस चलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद रूस अभी भी भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। कमोडिटी और शिपिंग मार्केट ट्रैकर केपलर के मुताबिक 2025 के पहले 8 महीने में रूस से भारत के तेल आयात में कुल मिलाकर 10% की गिरावट देखी गई है। फिर भी केवल सितंबर महीने में भारत के कुल तेल शिपमेंट में रूस की हिस्सेदारी 34% रही है। इसका मतलब यह है कि रूस अभी भी भारत के ऑयल एक्सपोर्टर के तौर पर, यानी कि जो भारत को वो ऑयल भेजता है, उसमें सबसे बड़ा किरदार है। बेशक 2-3% की गिरावट है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। एमई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बुलाकर जवाब दिया कि ये दावे गलत हैं, भ्रामक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल जे.एस. सोढ़ी इस वक्त जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सोढ़ी सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अमन चुग जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा मामलों के आर्थिक मामलों के जानकार है, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हैं। आपका भी स्वागत है। पूर्णिमा नाथ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, रिपब्लिकन नेता, अमेरिका से लाइव। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे। पहले मैं अमन चुग जी से शुरुआत करूं। अमेरिका बताने वाला कौन होता है कि भाई हम तेल कहां से खरीदें, चुग साहब? और अमेरिका ये दावा करने वाला कौन होता है कि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है? ये जानकारी तो भारत की तरफ से आएगी। और इससे एक बात और साफ हो जाती है कि उन्होंने जो भारत पाकिस्तान के सीजफायर का दावा किया था वो भी झूठा था, गलत था, वो भी भ्रामक था कि मैंने मोदी से बात की और सीजफायर करवा दिया दोनों देशों में। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये ऑयल को लेकर क्या खेल है कि भाई आपने जो रूस से तेल लेना बंद कर दिया है? हमने तो कोई बंद नहीं किया, हम अभी भी तेल खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत, जय हिंद सर। देखिए जी, ट्रम्प की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो आपने एक छोटा सा पोर्शन जो पहला वाला मिस किया, उसमें उन्होंने शुरुआत इस तरीके से करी कि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द पॉलिटिकल करियर। एंड वो जो टिप्पणी थी वो मोदी साहब के पॉलिटिकल करियर के ऊपर थी और उन्होंने ये जिक्र किया कि 25 साल का जो उनका पॉलिटिकल करियर है, मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता। यानी एक तरह से एक धमकी की स्टेटमेंट के तौर पे उन्होंने ये ऐसा पेश करते हुए कहा। एंड फिर उन्होंने कहा कि नॉर्मली भारत में हर साल पीएम चेंज हो जाता है एंड कई पीएम कुछ महीने में चेंज हो जाते हैं। यानी कि शुरुआत उन्होंने यहां से करी। फिर बोला कि मैंने, हालांकि उनका अगर हम ट्वीट देखें तो उन्होंने ऐसा जिक्र भी किया है कि मैंने ऑर्डर किया मोदी साहब को कि आप ऑयल लेना बंद कर दें रशिया से। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा ऑयल का नहीं है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि मुद्दा ये है कि कई चीजें यूएस भारत को बेचना चाहता था जिसमें भारत नहीं चाहता। और अगर हम इसको जाएंगे पीछे और पीछे तो डीप स्टेट में कुछ नाम आते हैं, जैसे मॉन्सेंटो या ड्यूपॉन्ट करके। वहां पे क्या करते हैं, ये जो एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर जो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, उसमें कुछ केमिकल्स का मिलावट करके वो चाहते हैं कि भारत में पहुंचा जाए। इन पर्टिकुलर जो उनकी मांग थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिल्क यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे, जो कि भारत ने वहां पे स्टैंड लिया कि अपने को इस तरफ नहीं आना है। क्योंकि अगर आप यूएस में देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस या जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो वहीं उसी कारण ही शुरू होते हैं। एंड अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली भी जाएंगे तो कई तरह की जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन रहा, व्हाइट रेवोल्यूशन रहा, उसके बाद ही बीमारियां भारत में काफी शुरू हुई हैं। ये मैं थोड़ा हिस्टोरिकल तर्क दे रहा हूं। अब यहां पे जब हमने भारत ने मना किया तो वहां पे उन्होंने फिर ऑयल का एंगल दागा। अब बड़े केयरफुली अगर हम समझें, देखो जी, जो सर्जियो गौर है, जिनका उन्होंने मेंशन भी किया एक ट्वीट में, उन्होंने कहा कि तुम हमारी साइड पे हो या भारत की साइड पे हो। तो सर्जियो गौर जो है वो प्राइमरली रशियन है, जो अमेरिकन बिजनेसमैन है अब। एंड ही इज द ब्रेन बिहाइंड ब्रिंगिंग द नॉन इंटेलिजेंट पीपल इन द ट्रम्प कैबिनेट, जैसे स्कॉट बेसेंट है या नोवेरो है या माइक है ना, कई तरह के ऐसे लोग हैं। अब इसको समझते हैं लिंकेज क्या है। ट्रम्प को डीप स्टेट इसलिए लेकर आया कि एक तरह से डिसरप्शन क्रिएट करो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में। एंड जितनी डिसरप्शन होगी, ऑब्वियसली डिसरप्शन में एज अ बिजनेसमैन हम उसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एंड साथ में जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यूएस का
एक नया मॉनेटरी सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला वाला जो मॉनेटरी सिस्टम था, जो डॉलर की प्रिंटिंग ज्यादा हो गई है और रिडेम्पशन हो रही है अब रैदर, और यील्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड क्रैश कर रहा है, तो उस मॉनेटरी सिस्टम को नया बनाने के लिए कुछ उथल पुथल क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड बिजनेसेस जो यूएस के हैं उनको मूव करना पड़ेगा कुछ ऐसे प्रॉस्परस कंट्रीज में जहां पे मार्केट अवेलेबल है। इसी एजेंडा के तहत आप देखेंगे यूएस धीरे धीरे करके एवरेज सैलरी को, जो करंट उनके यूएसडी $54,000 है, उसको धीरे करके डिक्लाइन साइड पे लेकर आएगा। एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं कर पाएगा। एंड धीरे धीरे करके एसेट्स को वो टोकनाइज करना चाहता है, यानी डिजिटल टोकन देना चाहता है, विच इज नथिंग बट एक्सट्रीम कम्युनिज्म इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म। अब यहां पे इसी को आप कनेक्ट कीजिए कि जो यूएस एक तरह से धमकी से शुरुआत करता है मोदी साहब के अगेंस्ट, और फिर पेश करता है कि भाई साहब अगर आप मतलब पेश करता है कि इन्होंने ऑयल खरीदना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ट्रंप साहब को झूठे का सिनोनिम बना दिया जाएगा, और कई बार लोग आने वाले समय में कहेंगे चल ट्रंप कहीं का, यानी कि चल झूठा कहीं का। तो ऐसा सिनोनिम बन रहा है। और ये जो पीस डील की जो आपने जिक्र भी किया कि भारत पाकिस्तान, इन्होंने तो ये भी कह दिया है कि भैया मैं हमास की डील जो है पीस डील कराई है, और आप देखो हमास से वो सारे जो एक तरह से जो हॉस्टेजेस थे वो लेके इजराइल अभी तेल पानी लेके पूरा चढ़ेगा। एंड ट्रंप साहब एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी सीज फायर कराऊंगा। मेरे को लगता है आसिम मुनीर जी और जो शहबाज शरीफ है, ये भाई साहब वहीं पे मारे जाएंगे इनके ऐसी स्टेटमेंट के कारण। नहीं, वो तो पहले ही टीएलपी ने कोहराम मचा हुआ पूरे पाकिस्तान में कि, और कह रहे हैं कि भाई आप जो ट्रंप के नाम का कलमा पढ़ रहे हैं, आपने जो है वो पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों बेच दिया, तभी तो पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाया जा रहा है ना। आपने इस्लाम खत्म कर दिया, इस्लाम कुर्बान कर दिया, आपने इस्लाम की राह छोड़ दी। टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान में इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद मुनीर की सेना ने इस प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया, आर्म एम्यूनिशन चला के, मशीन गन चला और के। अभी लेटेस्ट इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ जनरल्स ने मुनीर को शायद बंदी बनाया है, कुछ ऐसी इनपुट्स भी आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, चलिए इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये जो धमकी देने वाला मामला है, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिपब्लिकन नेता हैं यूएस से। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है। ये दबे शब्दों में धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? Thank you so much for having me. Namaste. I'm इन ट्रम्प के बारे में हमारी बहुत बातचीत हुई पहले भी, बिफोर द इलेक्शन एंड देन ड्यूरिंग द पास्ट एटलीस्ट द 8 months. ये एक पैटर्न दिख रहा है कि उन्होंने वो लेवरेज ऐसे गेन करते हैं कि वो थ्रेट के ऊपर चलते हैं। ऑर्डर एक शब्द यूज करते हैं, मैंने उसको बोल दिया, वो करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट ऑन इंडिया, एवरी सिंगल कंट्री, एवरी सिंगल लीडर। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फ्रांस का प्रेसिडेंट को इमानुअल बोला है, प्रेसिडेंट मैक्रोन नहीं बोला। व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट पुतिन नहीं बोला, व्लादिमीर बोला। कुछ दिन के बाद ऐसा ना हो जाए मोदी को मोदी बोल दे ऑन ए पोडियम। इट्स ए पैटर्न बेसिकली। वो चाहते कि दिखाए कि इनकी जो बेस है, इनके लिए जो स्टेटमेंट्स आ रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, दिस इज लाइक ए स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम बाइबल एंड गॉड लाइक स्टेटमेंट। जो भी कर रहे सही कर रहे, गलत भी सही है। अभी दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज कमिंग अक्रॉस एंड इट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग बिकॉज आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप किसी को अभी धमका नहीं सकते हो, डरा नहीं सकते हो। सबका अपना अपना एक डिसीजन है फॉर देयर ओन कंट्री सेक, फॉर देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी सेक, जैसे हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जाके एम्परर नहीं बन सकते। हम एम्परर के लिए वोट नहीं दिए, मैंने नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कौन दिया है एम्परर के लिए वोट, जो जाके दूसरा कंट्री को बोले कि मैंने ऑर्डर ये किया, मैंने ऑर्डर उसको ये किया, बंद कर वॉर बंद करने बोला, ये एक्सेट्रा सब सुनना चाहिए। दिस इज वेरी डेंजरस पैटर्न टू मी। इट्स नॉट ए लीडर लाइक पैटर्न एट ऑल। जो सर पहले कह रहे थे कि एक सिनोनिम बन जा रहा है। पहले तो मैं ये चाह रही थी कि एटलीस्ट पहले टर्म पे तो फैक्ट चेकर हुआ करता था, अभी फैक्ट चेकर को वापस लाए। लेकिन फैक्ट चेक कैसे करोगे? अब तो रोज इतने झूठ बोलते, लिटरली एवरी लाइन इज ऑल लाइज एंड इट्स डिस्टर्बिंग टू द पॉइंट दैट
जो मागा बेस जो उनको समझ नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो डेमोक्रेट कैसे उसको यूटिलाइज करके मिड टर्म को हासिल करेंगे, दैट इज समथिंग दैट द कंट्री इज नाउ डिस्कसिंग। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, जी डिस्ट्रिक्टिंग भी एक चल रही है। बड़बोलापन का भी शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या हो रहा है कि वो डीप स्टेट पॉलिसी को भी कई बार अनवील कर देते हैं, जैसे कि अमन चुग थोड़ी देर पहले समझा भी रहे थे। अब इनकी अंदर खाने बातचीत होती होगी कि भाई जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है पिछले कई सालों से बहुत स्टेबल चल रहा है, कूल और काम चल रहा है, हमने बहुत कोशिश की वहां पर एग्रेशन डालने की या फिर हमने डिस्टेबल करने की, वो कर नहीं पाए, तो उसको क्या किया जाए। तो वो अपने संबोधन में भूल गए कि ये प्रधानमंत्री जो मेरे दोस्त हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई बार प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, फिर कह गए कि भाई पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, जिसको बहुत अच्छी तरीके से कोट किया डॉक्टर अमन चुग ने। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उनको। मैं इसी पर रिएक्शन चाहूंगा, डीप स्टेट पॉलिसी जिसके बारे में कहीं ना कहीं हिंट कर गए हैं, इशारों इशारों में बात करते हैं रशियन ऑयल की, लेकिन वो हिंट कर गए कि भाई सीआईए की दिलचस्पी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटिक्स में है, जो बहुत स्टेबल चल रही है, बहुत कूल और काम चल रही है। सोडी सर, अबाउट सीआईए। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर होते थे, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। यस सर। उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। और यह बयान कई बार बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ है, भारत के पक्ष में भी और कई देशों के पक्ष में भी। लेकिन विवेक जी, मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि पिछले 10 साल में भारत में अमेरिका के खिलाफ बोलना एक जुर्म की तरह था। अगर कोई टीवी चैनल पे या थिंक टैंक में या कोई फोरम में अमेरिका के खिलाफ बोल दे तो उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लाछन लगाए जाते थे। आज क्योंकि 8 महीने से डोनाल्ड ट्रंप भारत पे कड़वे बयान दे रहे हैं, तो हम लोग सारे जागृत हो गए कि अमेरिका हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या हमने पिछले 5-6 दशकों से सबको सीख नहीं ली थी? क्या हमारा देश भूल गया था 1971 के युद्ध में कैसे अमेरिका ने अपना 7वीं नौसेना का बेड़ा भेजा था हम पे दबाव डालने के लिए? कैसे राष्ट्रपति निक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे दबाव डाला था कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध ना करें? देखिए विवेक जी, सबसे जरूरी होता है हमें क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल हम ट्रंप के गुण गा रहे थे, अमेरिका को ऐसे हमने एक पेडिस्टल पे रख दिया था कि अमेरिका से अच्छा कोई देश नहीं है, और आज 8 महीने में पूरी यहाँ पे पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है। तो पहली बात तो हमें इस चीज का विश्वास होना चाहिए, अमेरिका हमारा ना कभी था ना कभी रहेगा। चाहे डेमोक्रेट पार्टी का राष्ट्रपति हो चाहे रिपब्लिकन का हो, अमेरिका एक व्यापारी देश है। अगर हम अमेरिका के नजरिए से देखें, अमेरिका जो भी करता है गलत नहीं करता, क्योंकि वो उसके राष्ट्रीय हित के लिए है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे अभी मैन ने बिल्कुल सही बोला, जिन्होंने पूर्णिमा जी ने, कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो अपने मकसद के लिए कर रहा है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत सफल व्यापारी था अपनी निजी जिंदगी में, वो सारी चीजें यहां पे यूज कर रहा है। लेकिन हमें ये चीज दशकों से देखनी चाहिए थी। हम अमेरिका के नजदीक तो हो रहे हैं, हम रूस से दूर हो रहे हैं। आज पाकिस्तान इकलौता देश है विवेक जी दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते, अमेरिका, रूस और चीन। ये हमारे लिए बड़ी चिंता वाली बात है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई डेमोक्रेट का हो। जहां तक सीआईए की बात है, जब मैं बच्चा था और 70-80 के दशक में, तब टीवी तो होती नहीं थी, न्यूज़पेपर होते थे, आए गए दिन न्यूज़पेपरों में छपता था सीआईए ने ये किया, सीआईए ने ये किया। जो आजकल आप डीप स्टेट की बात करते हैं, 1970-80 के दशक में भी डीप स्टेट की बात होती थी। तो अगर आज हम 50 साल भी डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हमें अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम 50 साल में डीप स्टेट को खत्म क्यों नहीं कर पाए हैं। हमारी क्या सुरक्षा एजेंसियां कमजोर हैं? हमारी क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कमजोर है? मैं 1 मिनट और चाहूंगा विवेक जी, आज जिस मुकाम पे आप हैं या चारों पैनलिस्ट हैं, हमें यहां तक पहुंचने के लिए कितने मेहनत करनी पड़ी? क्या किसने हमारा साथ दिया? कोई नहीं साथ देता है। जब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, आपके दुश्मन ज्यादा होते हैं, दोस्त आपके वर्चुअली खत्म हो जाते हैं। ये चीज हर देश के साथ होती है, ये चीज भारत के साथ भी हो रही है। हमें डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत को सिर्फ अपनी तरक्की, अपने विकास पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जी,
फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आपकी जो आपने कहा कि अमेरिका को एक नेचुरल अलाई नहीं मान सकते, और किसिंजर के बयान को भी आपने कोट किया, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक, क्योंकि हमारे कई भारतवंशी अमेरिका में रहते हैं, तो एक गुड जेस्चर के तहत एक रिलेशनशिप मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, वो भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। संजीव श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 चीजें कही हैं संजीव जी। एक तो अभी जो मैंने सवाल सोडी सर से पूछा, सोडी सर ने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। दूसरा कहा कि उन्होंने, भारत ने रूस से तेल लेना ही बंद कर दिया। अच्छा, ये बात भारत को ही नहीं पता है, और ऐसे इन्होंने कई ऐसे दावे किए हैं अभी तक। देखिए विवेक जी, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हो जाते हैं, और उनके द्वारा कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं होते हैं, और बेसलेस कई बार बयान दे डालते हैं। कई बार वो रेटोरिक ज्यादा होते हैं, सब्सटेंस कम होता है, और उसके बाद उस तरीके के बयानों की वजह से अनेक तरीके के जो भ्रम पैदा हो जाते हैं, जिसका क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। और अभी जो उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया है कि भारत ने ऐसा इश्योर किया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, इत्यादि इत्यादि, इसको लेकर के भी हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा आज और कल भी क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। और जो आज प्रेशर जो हुई शाम को, जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणदीप जायसवाल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुआ था। और जहां तक भारत का ऑयल को इंपोर्ट करने की नीति का प्रश्न है, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, अपने एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रशिया से जो ऑयल है वो खरीदेगा। और इस तरीके के जहां कहीं से भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों को और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे। जो भी भारत की जो तेल को आयात करने की जो नीति है, ऑयल को इंपोर्ट करने की जो पॉलिसी है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो ये बात स्पष्ट है कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका एक इंटीग्रल और केंद्रीय पार्ट है, उसका आधार है। और भारत किसी दबाव में आकर के, किसी के डिक्टेशंस के आधार पर, किसी के, लेकिन उधर प्लानिंग क्या चल रही है, अपने निर्णय नहीं लेता। और आपको याद होगा संजीव जी, प्रधानमंत्री ने भी एक संबोधन में, प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील का, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का जिक्र किया था, जब उन्होंने कहा था कि मुझे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और आज डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि भारत में तो कई बार महीनों में जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो अगर इतिहास अगर थोड़ा सा 2-3 महीने पास में जाए तो कई डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन पूरे विश्व में सुना जाता है, और भारत के लोग तो सुनते ही हैं, वहां से इस बात को कहा था कि हम जो कोई भी ऐसा समझौता कभी भी नहीं करेंगे कि जो कि हमारे किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे फिशरमैन्स के खिलाफ हो, हमारे जो दुग्ध उत्पादक हैं, डेयरी जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके खिलाफ हो। ऐसा समझौता हम किसी कीमत पे नहीं कर सकते, और मैं इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। और ये बात उन्होंने, जाहिर है कि भारत के संकल्प को दिखाया था, इस नए भारत के संकल्प को दिखाया था कि भारत अपनी शर्तों पर ही जो है ट्रेड डील नेगोशिएट करेगा, और अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और कुछ सेक्टर्स तो, जैसे कि मैंने कहा कि जो कृषि का क्षेत्र है, डेयरी का जो क्षेत्र है, फिशरीज का क्षेत्र है, उसको भारत ओपन नहीं करने जा रहा है, किसी कीमत पर ओपन नहीं करने जा रहा है। ये बात अमेरिका को बता दी गई है। और ट्रेड डील, यदि अभी भी ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है, लेकिन ये जो ट्रेड डील का नेगोशिएशन है, इसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहा है, और एक विन विन फॉर्मूले, एक विन विन सिचुएशन की तलाश में के अप्रोच के तहत भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह के बयान से देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी सर, कि अमेरिका के और भारत के जो संबंध हैं, मैं ये मानता हूं, मेरे ये विचार है कि ये जो संबंध है विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। सिर्फ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं रहते हैं, पूर्णिमा नाथ जी भी रहती हैं,
और पूर्णिमा नाथ जी के जो विचार हैं आप देखिए तो वो भारत के और अमेरिका के संबंधों के बारे में कितने सकारात्मक विचार रखती हैं, और वो स्वयं रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं। उसके बावजूद भी यदि उनको डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ठीक नहीं लग रही हैं तो जाहिर है कि ये अमेरिका में आप अपने अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन की इसमें स्वतंत्रता है, सोडी सर का डेमोक्रेसी। क्लियर माइंडसेट है एकदम कि भाई आप जो जैसा है उसको वैसा ही देखिए। आप अजगर अगर अजगर है तो वो अजगर ही रहेगा, अगर पाइथन नहीं, पाइथन है तो पाइथन ही ये- रहेगा। नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मैं पाइथन नहीं कहूंगा और अजगर भी नहीं कहूंगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं, मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने स्वभाव की बात की। एक सांप का अगर डसने का स्वभाव है तो सांप अपने डसने का स्वभाव नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति का चरित्र अगर धोखा देने का है तो वो अपने धोखा देने के स्वभाव से नहीं हटेगा। एक व्यक्ति की आदत स्वभाव अगर चोरी करने की तो वो उसी स्वभाव पे रहेगा, उसको आप 50 बार जेल में बंद कर दीजिए। मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं। क्या अमेरिका को उसके स्वभाव से नहीं पहचान रहे हम? कहीं बहुत अमेरिका अमेरिका करने लग जाते हैं, कभी फिर अमेरिका के लिए हमारी नीतियां जो है वो फिर जब उधर से समझ में आता है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में भी इंटरफेरेंस करना चाहते हैं। वहां कई ऐसे डीप स्टेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तब ये बात इवैल्यूएशन की होती है कि अब इसको इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। मामला शीशे की तरह साफ होना चाहिए, इफ एंड बट माइंड में नहीं होना चाहिए। संजीव जी देखिए विवेक जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन का देश है, ये जॉन एडम्स का देश है, ये अब्राहम लिंकन का देश है, ये मार्टिन लूथर किंग का देश है। ये जो देश है महान नेताओं का एक इसका इतिहास रहा है। इसकी जो डेमोक्रेसी है, इसकी जो डेमोक्रेसी के रूट्स हैं बहुत गहरे हैं, बहुत मजबूत हैं। ये उसी तरीके से जैसे कि भारत महात्मा गांधी का देश है, रविंद्रनाथ टैगोर का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है और जयप्रकाश नारायण का देश है। तो अच्छे नेताओं की कमी अमेरिका में नहीं है, अच्छे नेता वहां पे रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच के जो कोलैबोरेशंस हैं वो बहुत ही गहरे रहे हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करना चाहता हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो सबसे बड़े प्रणेता जो भारत में उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, नॉर्मन बोरलॉग, जाहिर है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से के हैं और उनका एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा और जिससे कि भारत में हरित क्रांति आई। जो आईआईटी हमने स्थापित की वो अमेरिका की एमआईटी की तर्ज पे स्थापित की। जो मार्टिन लूथर किंग की अगर आप बयान उठा करके देखें तो वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और महात्मा गांधी के विचारों को वो अपने जीवन में फॉलो करते थे। उसी तरीके से महात्मा गांधी को अगर देखें तो वहां पर अमेरिका के बहुत बड़े जो कवि थूरो, उनसे वो बहुत प्रभावित थे, बहुत बड़े विचारक थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद ने उसी अमेरिका की धरती पर शिकागो में उन्हीं के नाम का जिक्र करने वाला किया था। तो ये अमेरिका देश का जो चरित्र है जी, आप कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका के लोग बुरे हैं, मैं स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा हूं। संजीव जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अमन चुग आपकी बात पे मुस्कुरा रहे थे, वो कुछ जवाब देना चाहते, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन ये देश स्वामी विवेकानंद का भी है, ये देश भगत सिंह का भी है, ये देश सम्राट अशोक का भी है, ये देश प्रभु श्री राम का भी है, ये देश श्री कृष्ण का भी है। तो हमारे तो ऐसे ऐसे महानुभाव और ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे भगवान अवतरित हुए इस देश में जो मानवता और सिद्धांतों की जिन्होंने बहुत लंबी लकीर खींची। चुग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं पूर्णिमा जी और सोडी साहब आपके पास। चुग साहब 3 एंगल पे चर्चा रखता हूं जी। एक तो कुछ नाम जो यूएस प्रेसिडेंट के लिए संजीव जी ने, वो सब शुरू से ही एंटी भारत रहे हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट शुरू से ही सुनेंगे। एंड उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि कुछ नाम उन्होंने हमारे भारत के भी कुछ नाम लिए जो कि जिनका लिंकेज डायरेक्ट है, जो अब आजकल की डेट में ओपन हिस्ट्री है कि उनको सैलरी कहाँ से आती थी, बट मैं उस पर अभी चर्चा नहीं रख रहा। दूसरा एंगल मैं देना चाहता हूँ, बिल्कुल सोडी साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं इसको थोड़ा लिंकेज करता हूँ जी। पावर जो है पैसे से है, जो पूरा मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आप देखें हमारे हिंदुस्तान का 2014 से पहले जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी गवर्नर्स अपॉइंट होते थे वो पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आते थे। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उनकी ट्रेनिंग की जाती थी कि भैया भारत में जाके आपको मॉनेटरी सिस्टम कैसा इंप्लीमेंट करना है। यानी कि सोडी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि डीप स्टेट का वर्चस्व शुरू से था। एंड फॉर रेदर मैं एक और बैक स्टेप पे जाऊंगा, आरबीआई का निर्माण खुद 1934 में हुआ और वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स बने हैं उसमें भी डीप स्टेट में रॉथस्चाइल्ड का हाथ है। एंड कहां कहां कैसे कैसे बनाए गए हैं
वो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, इवन फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी का जो निर्माण 1913-14 में हुआ, उससे पहले जैकिल आइलैंड में मुलाकात हुई और टाइटैनिक की शिप इसलिए डुबाई नहीं गई। उसमें 3 लोग थे जिनको मारा गया था, और ये सब अब धीरे करके लोग जानते हैं। अब आते हैं जी थर्ड पर्सपेक्टिव से। देखिए जी, यहाँ पे जो मेरा कहने का तात्पर्य था, ये जैसे हमने ट्रेड डील की बात करी, टैरिफ डील की बात करी, ट्रम्प साहब मोदी साहब को डियर फ्रेंड बोलते हैं, इसमें भी एक पॉलिटिक्स है जी। ट्रम्प साहब मोदी साहब को डियर फ्रेंड कह के फिर पीछे से छुरा जो भोंकते हैं, वो पर्पस क्या है कि यहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो क्रिएट करे र्यूकस कि देखो जी तुम्हारा दोस्त है, ट्रम्प साहब तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं और तुमसे ही भाई साहब वो नहीं संभल रहे हैं। यानी कि ये भी पीछे से एक एजेंडा है। एंड ये एजेंडा क्यों है, इसको और डीपर जाते हैं। देखिए जी, डीप स्टेट के पास अंदाजन 400-500 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। डॉलर इज द करेंसी। डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे करके टूट रहा है, जिसको हम डी डॉलराइजेशन का नाम दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉलर का वर्चस्व को खड़ा करने के लिए पहले ऑब्वियसली उनके पास गोल्ड था। 1945 के बाद हमने पहले भी चर्चा करी, 1971 पे उन्होंने गोल्ड की पैकिंग खत्म कर दी, मगर उन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था 1978 में कि जी सारी प्रोडक्शन में आपको आउटसोर्स करूंगा। ये जिमी कार्टर और वहां पे डेंग जियोपिंग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि सारी प्रोडक्शन में तुम्हें आउटसोर्स करूंगा, मगर तुम एक तरह से सारा सामान सिर्फ मेरे को बेचोगे, और दूसरा तुम्हारे यहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी रहेगी, यानी कि तुम्हारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ना के बराबर रहेगा। वो सारा सामान, और उनको WTO की मेंबरशिप बहुत 2005-6 में जाके दी। ये सारे साल में चाइना ने क्या कमाया? मोटा मोटा $3 ट्रिलियन। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं डॉलर्स, कागज की करेंसी, गोल्ड नहीं, मनी की बात नहीं कर रहा मैं, करेंसी की बात कर रहा हूं, फिएट करेंसी की बात कर रहा हूं। चाइना की स्टेटमेंट आई बाद में कि जी $100 का जो नोट है ना जी, वो 30 सेंट्स की प्रिंटिंग कॉस्ट के बराबर है। जब से ये स्टेटमेंट आई तो आप इसको इनडायरेक्टली समझिए, चाइना यूएस को कई तरह के सामान बेचना ही नहीं चाहता। वो कहता है जी वहां पे लूट की इंडस्ट्री बन जाए, और आज के दिन में लूट की इंडस्ट्री यूएस में $11 ट्रिलियन की बन चुकी है। मुझे लगता है पूर्णिमा जी बता भी पाएंगी वहां पे कैसे कैसे मॉल्स में ओपन लूट होती है। और ये क्यों? क्योंकि चाइना की तरफ से सप्लाइंग ऑफ गुड्स ही नहीं है, और चाइना कहता है मैं गुड्स बेचने को तैयार हूं, मेरे को गोल्ड वापस दे। यहां तक की जो लड़ाई हो रही है, इसको समझिए, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसी के डिसरप्शन के लिए डीप स्टेट ने ट्रंप को बिठाया है। ट्रंप हो या बाइडेन हो, जैसे कि सोडी साहब ने कहा, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, उनका पर्पस क्या है कि जी जब भी वर्ल्ड में कोई भी देश ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो वो ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम ना खड़ा हो पाए, उसके लिए डिसइंटीग्रेशन या उनकी पावर को ग्रैब कर लिया जाए, जो कि यूएसएसआर ने किया, बाद में उसको डिसइंटीग्रेट किया गया। वो किसने किया? जॉर्ज सोरोस एक किरदार निभाया। चाइना कर रहा है, आप देखना चाइना के भी डिसइंटीग्रेशन की बातचीत शुरू होगी। यानी कि ये चीजों को मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम के साथ देखिए, डीप स्टेट के लिंकेज के साथ देखिए, और फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ये तो फिर चाहते क्या है? चाहते क्या? ये डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं। आप समझो जी, 2014 से जो प्रॉस्पेरिटी हुई, फ्रेजाइल 5 से जो टॉप 4 में मैं भारत पहुंचा हूं, मैं डीप स्टेट के पैसे के बगैर पहुंचा हूं, और डीप स्टेट को आंख दिखाते दिखाते पहुंचा हूं। अभी तक तो डीप स्टेट का पैसा लगा ही नहीं था जी। हमारे खुद के बजट जो डेफिसिट था, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, आप जो रेवेन्यू रिसिप्ट देखें, वो सारा बजट की कैसे हालत डोमेस्टिक कंजम्पशन से हमने ठीक करी है। हमने ये दिखाया कि पहले हम शांति शांति, भाई साहब एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा थप्पड़, अपने को ये नहीं चाहिए भाई। थप्पड़ का जवाब पूरा जोर की मुक्के से मारोगे तो ही शांति के बाद शक्ति का जब प्रोडक्शन होता है ना, तो शक्ति के बाद ही शांति आती है जी। और यही हमारे सनातन धर्म में भी सिखाया जाता है, एक हाथ में शंख होता है और फूल होता है, और एक हाथ में तलवार भी होती है जी। ये जब से दिखाना शुरू किया है, वेस्टर्न वर्ल्ड बुखला गया कि भाई साहब ये कौन सा भारत का देश आ गया, जो कि आइडियोलॉजी हमारे को ऐसी बताई गई कि तुम डरपोक करके रहो, तुम उसका ईंट का जवाब पत्थर से मत दो। ये चीजें फाइनेंशियल सिस्टम, और सेम पाकिस्तान पे भी अप्लाई होती थी, हम पाकिस्तान पे एक्शन नहीं लेते थे। बिल्कुल सिंपल है जी। तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के प्रेशर में। और इस बात का खुलासा भी तो हुआ कि अभी 26/11 अटैक के बाद भारत ने एक्शन नहीं लिया था, पाकिस्तान अमेरिका का बहुत प्रेशर था। सर पाकिस्तान के लोग भारत में तो बैठे हुए थे जब यहाँ पे हो रहा था। मतलब आप क्यों मेरे से ऐसी चीजें, आपको तो पता ही है, आपको ही पता ही होगा, क्यों ऐसे करवाते हो? पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूर्णिमा जी, क्या चाहता है अमेरिका, या क्या चाहते हैं ट्रंप? क्या कर देने से रिलेशन सामान्य हो जाएंगे?
देखिए, उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था मागा बेस को कि डे 1 में रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा। आज 8 months 9 months पास्ट, वी डोंट हैव एनी साइट टू द एंड ऑफ दिस सागा। तो उनका जो बार बार, इसीलिए बार बार कहते कि मैंने 7 वॉर बंद करवा दिया, 8 वॉर बंद करवा दिया, इंडिया पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया एक्चुअली रिफ्यूटेड द क्लेम। लेकिन वो क्लेम यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप मीडिया छपाया नहीं उसको। तो बार बार वो झूठ बोलने से उनको ऐसे लगता है कि आप अगर if you lie 1,000 times, it becomes truth। ये एक एजेंडा में चलाते हैं, वो नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश में है। आपको याद होगा कल आई थिंक देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम स्कॉट बेसेंट। उन्होंने ये कहा कि मैं एशियन कंट्रीज, इंडिया एक्सेट्रा सबको साथ बात करूंगा कि ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए। भाई, कुछ दिन पहले तो आप ये कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। कुछ दिन पहले तो आप ये कह रहे थे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे थे कि इंडिया, आप मारिया बर्टिरोमो के साथ इंटरव्यू में हंस रहे थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आप हावर्ड लुटनिक कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि इंडिया विल कम बैक एंड से सॉरी, एंड दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू डील विथ मोदी। एंड आपकी पीटर नवरो कह रहे थे कि इंडिया इज गिव्स ए महारा तारीफ। ऐसे मतलब टॉन्ट करे जा रहे थे कॉन्स्टेंटली। आप बोल रहे हो कि आप इंडिया के साथ बात करना है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। आप कहाँ थे पहले? समझ नहीं आया कि इंडिया के पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन इज हायर देन इन अमेरिकन एंटायर क्लास ऑफ पॉपुलेशन ओवर हियर। और यहाँ पे जो सिचुएशन चला रहा है इंटरनली, मिलिट्री भेज के सिटीज को कंट्रोल करना, डीसी को कंट्रोल करना, एक शक्ति प्रदर्शन करना। और आप जो कह रहे थे कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, according to President Donald Trump, it is through threats, it is through terrorizing, it is through making orders, it is through बोलने के मैं अमेरिका में इन दिनों यही चल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं वो गद्दार है। ये कमाल का नैरेटिव। 100% and this is happening sir, and this is very dangerous कि political, जी ऑफ कोर्स, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है? आप अगर कुछ बोल भी दोगे तो वो उठा लेंगे। अभी कुछ दिन पहले, कल की तो चल रही है, 2-3 दिन से चल रही है, वीजा रिवोक कर दिया 6 फॉरेन नेशनल की। मैंने देखा वो आर्टिकल में लिखा हुआ था, सारे मोस्टली साउथ अमेरिकन ऑफिशियल है जो एक्चुअली सिटीजन है। बेसिकली वो चार्ली कर्क के साथ अलाइंड नहीं है, तो उनका वीसा ने रिवोक कर लिया। आप बेसिकली कुछ भी कर रहे हो टू रिवोक योर वीसा। आप इंडियन को टारगेट कर रहे हो H1B, और उनको स्कैमर्स बोले जा रहे हो, उनको बोल रहे हो कि फ्रॉडस्टर्स है, उनको बोल रहे हो कि वो एक्चुअली यहाँ पे आए इंडियन अमेरिकन जॉब चुराने के लिए। हम जैसे पढ़ा लिखे लोग यहाँ पे आए अपना लाइफ बनाने के लिए, ये सुनने के लिए नहीं कि यू आर ए स्कैमर और फ्रॉडस्टर्स और अमेरिकन जॉब चुराने लाए हो। क्योंकि एट द सेम टाइम इंडिया को ये कहना पड़ेगा कि अगर अमेरिका इज सो रेसिस्ट in a way that they don't want Indian citizens at all, तो यहाँ पे मत भेजो इंडियंस को, क्योंकि we don't want to be second grade citizens। ये जो करेंगे क्या फिर? वो कह रहे हैं चाइना पे 500% का टैरिफ लगा दो। इनके, अच्छा, इनकी मंडली में भी अजब अजब लोग हैं, चाइना पे 500% टैरिफ लगा देंगे तो आप चीजें लाएंगे कहां से? आप जो सारा गुड्स यूज करते हो सारा इंपोर्ट चाइना से करते हैं, आप इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंडिया अब और मैन्युफैक्चर करने लग गया। आप यहां पर आपने 50% लगा रखा है, चाइना पे कहते हैं 500% लगा दो, इंडिया पे कहते हैं 200% लगा दो। तो वहां क्या घास छिलेंगे बैठकर? वहां अमेरिकी खरीदेंगे क्या? कहां से खरीदेंगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या वो सब्सिडी देंगे अमेरिकन को कि भाई आप हमारे से पैसे लो जो टैरिफ से आ रहा है? कहां से बनाएंगे? तो क्या बनाएंगे? क्या है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अमेरिका की? यूएस क्या बनाता है? टेक्नोलॉजी, डिफेंस में मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और विमान और फाइटर जेट्स, ये खा के रहेंगे अमेरिका के लोग। हम लोग कुकिंग ऑयल कहाँ से? अभी चाइना से कुकिंग ऑयल नहीं आएगा, हम शायद क्रूड ऑयल से खाना बनाएंगे अब। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर। मैन्युफैक्चरिंग शेल ऑयल एक ऑप्शन है।
महीने में नहीं बनता. Obviously it needs 6 months, 8 months, a year to set up something. इनके लिए बड़ा बड़ा हेडलाइन अच्छा लगता है कि I made a deal with Qatar, I made a deal with Saudi, I made a deal with EU, I made a deal with XYZ. लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. हमारा ऑयल प्राइस, गैस प्राइस, एग प्राइस, ब्रेड प्राइस, मीट प्राइस इज सेम. इट्स नॉट गोइंग डाउन एट ऑल. इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया क्या अचानक से? बहुत चीजें महंगी हो गई हैं. जी सर. It hasn't gone down, but at the end of the day America actually wants to focus on exporting oil. इसीलिए तो सबके मतलब इंडिया को कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल ना अब खरीदो. हमारे से $60 पर बैरल का ऑयल छोड़ के $85 पर बैरल का ऑयल खरीदने लग जाए. पर बैरल $25 एक्स्ट्रा पे करें, क्योंकि अमेरिका चाहता है, अमेरिका वांट्स कि हम ऑयल उनसे खरीदें. सोडी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद संजीव सर आपके पास आ रहा हूं मैं. सोडी साहब, इलाज क्या है इस पर्टिकुलर, मैं तो पूरे अमेरिका की बात नहीं करता, इस पर्टिकुलर रिजीम का? भारत ने तो अभी तटस्थता दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बिल्डअप है अभी. विवेक जी, डोनाल्ड ट्रंप के 3.5 साल का कार्यकाल और है, और ये छोटा समय नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद किसी भी वक्त चीन और पाकिस्तान भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे. इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा 2 फ्रंट वॉर भारत पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, अनकोट. जितनी टाइमलाइंस हैं, 2030 के बाद कभी भी ये दोनों देश हम पे युद्ध करेंगे. और इसके 2 बड़े बिंदु हैं. पहला है जो मेडॉक डैम चीन बना रहा है अरुणाचल के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर, वो 2030 में खत्म होगा. दूसरा, जो चीन ने अभी 19 अगस्त को तिब्बत और जिंजियान के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया है, वो भी 2030 में खत्म होगा. और इसीलिए मैं कह रहा हूं 2030 के बाद कभी भी 2 फ्रंट वॉर होगी भारत पे. तो ये जो अगले 5 साल का कार्यकाल है, जिसमें 3.5 साल डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के साथ ओवरलैप करते हैं, भारत के पास 5 साल है अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी को और मजबूत करने के लिए. जैसे मैंने पहले कहा, हमें चाहे डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान हो, चाहे जेडी वैंस का बयान हो, हमें उसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए. हमें अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति में इजाफा करना चाहिए. विवेक जी, एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, वो भारत की तरक्की से नाखुश है. चीन इसलिए नाखुश है क्योंकि वो दूसरा चीन नहीं देखना चाहता भारत में, और अमेरिका इसलिए नाखुश है क्योंकि वो दोबारा चीन जैसा भारत को नहीं बनाना चाहता है. तो हमें इस वक्त, मैंने एक लेख भी लिखा है, द ग्रेट इंडियन लीप, हमारे पास 5 साल का समय है एक बड़ी छलांग मारने के लिए. और इस 5 साल में हम जितनी तरक्की करेंगे आर्थिक या सैनिक तौर पे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि युद्ध के बादल ऑलरेडी गहरे होने शुरू हो गए हैं भारत में. बहुत बड़ा पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम डिबेट में शामिल करेंगे और नेक्स्ट टाइम इस पर और अच्छे से एक्सप्लेनर करके आपके दर्शकों के सामने तक लेकर आएंगे. सोडी साहब, आप हमारे साथ जरूर गेस्ट पैनल में रहिएगा और बाकी गेस्ट पैनल को भी रखेंगे. लेकिन संजीव सर से एक रिएक्शन चाहते हैं. संजीव सर, जो बात सोडी सर कह रहे हैं कि दुनिया के रिलेशंस में अभी बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, अभी फोकस करने की आवश्यकता है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रिजीम है 3.5 साल, और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और डोनाल्ड ट्रंप एक पावरफुल पोजीशन पर है, तो एकदम ही नजरअंदाज तो नहीं हो सकते, या फिर एकदम ही ऐसा कह दें कि भाई अमेरिका यूएस रिलेशनशिप नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. मेंटेन कैसे होगा, ये क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटेन होगा क्योंकि इसकी जो नींव है बहुत गहरी है. डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अवश्य हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए तो राष्ट्रपति है नहीं, और वहां पर अभी मिड टर्म के इलेक्शंस भी होने वाले हैं. तो ऐसे में जब उनके पास मिड टर्म का जब मौका आएगा अमेरिका की जनता के पास, और पूर्णिमा नाथ जी और इसी तरीके से जो भी अन्य ऐसे अमेरिका के जो तमाम लोग हैं जो कि इन तरह की नीतियों से को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपना से देने का जो एक अवसर आएगा, मिड टर्म में भी आएगा, और उसके बाद फिर से 2 साल के बाद चुनाव होंगे. और डोनाल्ड ट्रंप अपनी अनेकों ऐसी नीतियों की वजह से एक बार पहले भी सत्ता से बेदखल हो चुके हैं. वो तो अमेरिका ने की जनता ने फिर से उन्हें एक मौका दिया है, लेकिन यदि उन्होंने ऐसी ही गलत नीतियां अख्तियार की और मुद्रास्फीति का संकट जाहिर है कि इससे बढ़ेगा, रिटेल वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जो इंपोर्ट्स अगर कम होंगे, टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, तो अमेरिका के टैक्स पेयर्स को ज्यादा जो है दिक्कतों का, और आम जनता को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और वैश्विक संबंध उनके खराब हो ही रहे हैं. तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है
वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए और पूरे अमेरिका के लिए अल्टीमेटली घातक होगा। मैं ये कहता हूं, जैसे विवेक जी आपके शोज में मैंने पहले भी कहा है जी। कि अमेरिका की जो इस तरीके की बेहद सेल्फ सेंट्रिक, आत्म केंद्रित नीतियों का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा अल्टीमेटली। और अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, उसमें जो कमी आ रही है, उसको आने वाले राष्ट्रपतियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो रिस्टोर कर पाएंगे। क्योंकि जाहिर है कि क्रेडिबिलिटी को देखिए बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। और अमेरिका को लेकर के भारत और अमेरिका के संबंधों में पहले भी सवाल उठाए जाते रहे कि अमेरिका के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके के व्यवहार से फिर से वो जो सवाल है वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो पूरी स्थिति है, मैं मानता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में एक अनिश्चितता बनी रह सकती है। लेकिन भारत का जो लक्ष्य है, भारत का जो विजन है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत का, वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि भारत विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। और उसको कोई दुनिया की कोई ताकत, चाहे पाकिस्तान का आतंक परस्त व्यवहार हो, चाइना का विस्तारवादी व्यवहार हो, या अमेरिका का जो अपनी हेजेमोनी को बनाए रखने का जो भी उसकी जो साजिशें हैं, प्रयास हैं, वो भारत को रोक नहीं पाएंगे। और भारत अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। और आज का जो भारत है वो बदला हुआ भारत है, नया भारत है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान ये आतंकवादी हमले क्यों कराता है, ये चाइना इनकर्जन्स क्यों करता है, अमेरिका का डीप स्टेट क्यों भारत में इस तरीके की साजिशें रचता है। जाहिर है कि वो भारत की उत्थान और विकास को रोकना चाहते हैं। और मैं सोदी साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें अपना जो विजन है बहुत ही क्लियर रखना है कि हमें विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ना है। जहां तक रही चाइना और पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाले युद्धों के संदर्भ में टू फ्रंट वॉर की बात, बिल्कुल। तो देखिए, टू फ्रंट वॉर अगर ये राष्ट्र साजिश करेंगे तो भारत मल्टीपल फ्रंट से उनको घेरेगा। आज भारत अपने आप की तैयारियां कर रहा है, चाहे वो भारत की स्वयं से की जाने वाली तैयारियां हो या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से की जाने वाली तैयारियां हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्वाड को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का जो खतरा है वो अमेरिका के लिए भी है, भारत के लिए भी है, पूरे लोकतांत्रिक समाज के लिए है। और क्वाड का जो पूरा एक पार्टनरशिप है उसको डोनाल्ड ट्रंप, क्वाड का भी तो बेड़ा गर्क कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने सर। तभी तो एससीओ और ब्रिक्स और ये सारे समिट हुए और प्रधानमंत्री भी वहां पर गए, सो दैट कि एक मैसेज जाए क्लियर कि भाई आपको ही सिर्फ किसी का कॉलर पकड़ना नहीं आता, हमें भी आता है कि हम सामने वाले का गर्दन कैसे दबोच सकते हैं। हाँ, तो हमने तियानजिन की समिट में दिखा दिया कि भारत किस तरीके के निर्णय लेता है। तियानजिन समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन तक अपने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिख रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। उसके बाद 2 दिन के बाद लिखते हैं, ऐसा लगता है कि हम भारत को हमने खो दिया है, ऐसा लगता है कि ये हो गया है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रियलाइजेशन है वो भारत कराना जानता है। वो फैंटेसी की दुनिया में रहते लगता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत पूरी तरह से। चूक साहब, टैरिफ वाली बात पर कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैंने कहा अमेरिका बनाएगा क्या और खाएगा क्या? सारी चीजें तो दुनिया से खरीदता है, सिर्फ आईटी, टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस को छोड़ के। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट यूं कह सकते हैं कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, शायद मेरे को लगता है कपिल शर्मा शो की टीआरपी कम हो गई होगी, क्योंकि ट्रंप साहब अपने आप में काफ़ी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट। बट देन आपकी बात बिल्कुल सही है, यूएस ने जब सारा ही आउटसोर्स कर दिया तो आप यकीन मानिए कोविड के दौरान भी यूएस वाज नॉट एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना। क्योंकि टॉयलेट पेपर भी चाइना से आते हैं। मतलब आप छोड़ दो बाकी, मतलब टॉयलेट पे आप समझो, यूएस में अगर टॉयलेट पेपर भी चाइना से आते हैं तो टॉयलेट पेपर रोल्स ही नहीं आएंगे तो क्या करेंगे आप? ये इतना बड़ा क्योस है। अब देखिए, ये भी लाइटर नोट पे था, ये सीरियस नोट पे था। ये सीरियस नोट है जी, टॉयलेट पेपर चाइना से ही आते हैं, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। अब आते हैं जी, ये जो तेल की आपने जो जिक्र किया, मैं इसमें थोड़ा एक और ऐड ऑन कर देता हूं। देखिए जी, रशिया से जो ऑयल आता है वो यूरल ऑयल होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरे यूरोप को है। मेजरली 4 तरह के तेल हैं वर्ल्ड में। एक ब्रेंट ऑयल है जो सऊदी देखता है, सऊदी एंड द गैंग। दूसरा है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल जो यूएस के पास है। तीसरा है क्रूड जो कि यूएई साइड पे हम बात कर सकते हैं। और चौथा है अपना यूरल ऑयल। रशियन यूरल ऑयल पूरे यूरोप को चाहिए होता है, और यूरोप को सिंस ऑब्वियसली भिड़ा दिया यूएस ने। इसके ऊपर भी चर्चा मैं फिर कभी करूं कैसे भिड़ा दिया वगैरह, क्योंकि मैं यूं कहता हूं चाइना वेड्स अमेरिका, जो चिमेरिका की शादी थी जब टूटी तो यूएस को लगा कि रशिया वेड्स यूरोप जो था यूरशिया, उसकी शादी भी तोड़ दो।
तो वो शादी जब टूटी गई नॉर्थ स्ट्रीम में जो बॉम्बिंग हुई वगैरह, तो उसके बाद ये सारा खेल खुल गया। ये यूरल ऑयल भारत को इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सस्ता है, दूसरा पॉइंट है इसको हम रिफाइन करके पूरे यूरोप की मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। वो पर्पस हमारा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट सॉल्व नहीं करता है। ये मैंने कहा ऑयल का पॉइंट मैं बता दूं, मैं क्विक पॉइंट्स कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा है कि जी ट्रम्प साहब बार बार मोदी साहब को माय डियर फ्रेंड कहते हैं। मेरे को लगता है कि जितना वो प्यार मेरे को लगता है मोदी साहब को देते हैं, उतना शायद उन्होंने 4-5 बीवियों को नहीं दिया होगा। ऑन अ लाइटर नोट एंड ऑन अ सीरियस नोट, आप देखिए इजिप्ट में ट्रम्प से मिलने के लिए हमने जयशंकर साहब को भी नहीं भेजा, 8th प्रोटोकॉल पे पर्सन किरण जी को भेजा। मतलब ये भी अपने आप में ये दर्शा रहा है कि भाई तुम सुपर पावर अब नाम के रह गए हो, हम इमर्जिंग नहीं है, हम एस्टेब्लिश्ड हैं। क्योंकि ट्रम्प साहब से मिलने के लिए मोदी साहब तो दूर की बात है, मोदी साहब तो जा ही नहीं रहे, वो बार बार इन्वाइट कर रहे हैं। एस जयशंकर साहब को भी नहीं भेज रहे हम, 8th प्रोटोकॉल को भेज रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, सोडी साहब ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे, एक वॉर फ्रंट का कहा और एक कहा कि हमने अब तक CIA या डीप स्टेट को क्यों नहीं टक्कर दिया। ऑब्वियसली उसका कुछ एक पार्ट मैंने रीजन पहले भी बताया, एंड आई एम श्योर सोडी साहब को पता ही है कि हमारे पुराने कुछ PMs रहे जिन्होंने हमारी रातों रात ही रॉ खत्म ही करवा दी। ये ऑब्वियसली अब तो क्लियर कट पब्लिक डोमेन में है, तो सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में। और मेरे को लगता है कि जो सोडी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 5 साल का समय नहीं दिख रहा मेरे को दिखता है 2027-28 के विद इन ही चाइना का अटैक, एंड चाइना अकेले नहीं करेगा, चाइना साथ में कुछ मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको भी साथ में लेगा। ये पाकिस्तान सऊदी जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये इसको हवा में मत लीजिए। वहां से फाइनेंसिंग बहुत पुरानी फैनेटिज्म को प्रमोट करने के लिए यूएस और थ्रू सऊदी, ये सारा जो फैनेटिज्म जो भारत में फैलाया है ये वहीं से फैला है, जिसको कई तरफ से डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश है। मगर मुझे लगता है कि 2 फ्रंट वॉर नहीं, फुल फ्लेज 3 फ्रंट वॉर है, जिसकी फाइनेंसिंग भी विद इन भारत हुई हुई है। एंड इसलिए ये कभी लद्दाख में हो जाता है, कभी यूपी में होने की कोशिश होती है। ये क्या है, 3 फ्रंट वॉर है जी। तो ये 2.5 फ्रंट कहते हैं, आप 3 मैं तो 3 बोलता हूं, मैं तो 3 कह रहा हूं जी, क्योंकि अभी बहुत क्योस क्रिएट करने की वो रहेगी। चलिए इस पर किसी और दिन चुग साहब, इस पर कभी डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। भारत 2.5 या 3 फ्रंट वॉर के लिए कितना रेडी, और जो बात सोडी साहब कह रहे हो बड़ी बात कह रहे हैं कि 2030 तक 2030 तक एक बड़े वॉर की संभावना, 2 फ्रंट वॉर की संभावना दिखती है। इस पर कभी विस्तार से बातचीत होगी। फिलहाल समय सीमित है, तो आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।